तो आज से देखिए जितने भी 2002 से लेकर 2022 तक जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछा गया आईटीआई के एग्जाम में, ठीक है, तो उसको हमने प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आया है आप सबके लिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं, टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं ये पार्ट 1 में, ठीक है। हर सेट में 15 हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेट 2 में 15 क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ऐसे हम देखेंगे, क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो देखिए 4 ऑप्शन में आपका जो पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस तरह हम बता दे रहे हैं कि सर विलियम जोन्स जो थे वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, ठीक है। कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बोला किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। देखिए अंग्रेजी के शासक तो था, लेकिन किसके शासनकाल में जो अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी इंडिया में, तो उसमें से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक है। तो जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड विलियम कैडिस बेंटिंक, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि भारत के संविधान 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। देखिए भारत के जो संविधान है, ठीक है, उसके 11वीं अनुसूची में कितने विषय है आपको बताना है। क्या 22 है, 24 है कि 29 है कि 32 है, ये आपको बताना है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है। तो जो 29 है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो 29 है, 29, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? 29, याद रखिएगा 29, ठीक है, रेन 29। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। देखिए जो 6ठी अनुसूची के प्रावधान है वो किस राज्य में लागू होते हैं आपको बताना है। क्या त्रिपुरा में लागू होता है कि सिक्किम की, नागालैंड की, ये सभी की, क्या सभी में। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होता है, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, ठीक है। याद रखिएगा कि त्रिपुरा में ही 6ठी अनुसूची के प्रावधान में लागू हुए थे, ठीक है, भारतीय संविधान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। यानी एक ऐसा अनुच्छेद आपको बताना है कि जिस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है वो कौन सा अनुच्छेद है। तो जो 5 का सी ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद जो 324 है इसी में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, ठीक है, भारतीय संविधान में। तो 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम से जाने से पहले जरूर क्या कीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस तरह भी आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अप्रैल का फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो तैयारी जम के कीजिए अच्छे से। अगर बुक की बात करें तो बुक के गाइड आता है स्पार्क का, चाहे यूनियन का, उसका जाके आप गाइड किन के पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला सी ऑफ ट्रोक्लिटी निम्नलिखित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता था। जो ट्रोक्लिटी था वह किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता था ये आपको बताना है। तो 6 का जो हो जाएगा आपका जो डी होगा चंद्रमा, चंद्रमा के लिए ट्रोक्लिटी निम्नलिखित में से संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? चंद्रमा के लिए, ना कि साइरस, सूर्य, धूमकेतु, चंद्रमा के लिए ही यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बोल रहा है कि किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जो विश्व यानी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस बनाया जाता है वो किस डेट को मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो जो 3 मई है, ठीक है, यानी 3 मई है, इसी दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। दशकीय यानी सबसे न्यूनतम बताना है, सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है। क्या मेघालय है कि नागालैंड है कि सिक्किम है कि त्रिपुरा है, इस चारों में से कोई एक है, ठीक है। तो कौन सा था? तो जो नागालैंड था, नागालैंड यानी ऑप्शन नंबर बी जो नागालैंड था न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य था, ठीक है, नागालैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपको कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। जो धन है, ठीक है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया जाता है ये आपको बताना है। तो 9 का क्या हो जाएगा,
तो 9 का आपको बताना है। तो 9 का जो बी मेरा है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में ही घन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया था कि कौन सा अनुच्छेद में, तो 110 अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है। ठीक है, जो सूर्य से निकलती है जो प्रकाश, वो ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए जो वर्षा बिंदु होती है, वर्षा बिंदु, उसके एक बौछार से ही जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश होती है ऊर्जा उसके साथ फैलाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वर्षा बिंदुओं के एक बौछार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। ठीक है, यानी प्रथम संपादक आपको बताना है इंडियन ओपिनियन का। तो जो प्रथम संपादक थे इंडियन ओपिनियन का वो कौन थे, तो वो मेरे थे मनसुख लाल नजर थे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है मनसुख लाल नजर, इन्हीं यही जो थे जो प्रथम संपादक थे किसका, इंडियन ओपिनियन का। ठीक है, समाचार पत्र था जो, इसको अच्छे से याद रखिए। नंबर 12 आ गया, बोला दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किया तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। यानी दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था इस चारों में से जिसने सबसे पहले क्या किया था, सिक्के को जारी किया था और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया था। तो जानते हैं वो कौन थे, वो था इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था, जो सबसे पहले सिक्के को जारी किया था और दिल्ली को अपने राजधानी घोषित कर दिया था साम्राज्य का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का अंतिम शासक था। जो सुंग वंश होते हैं, ठीक है, उसका अंतिम शासक आपको बताना है कि अंतिम शासक कौन था। तो जो सुंग वंश का अंतिम शासक था वो देवभूति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी देवभूति जो थे इन्हीं को ही सुंग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो 13 का क्या हो जाएगा मेरा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। यानी आपको बता दूं कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार, यानी जो एक राज्य होता है उसके सरकार के ग्राम पंचायत जो होता है, पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश करता है, वो कौन सा अनुच्छेद है। तो बता दें आपको कि अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 में ही बताया गया है कि एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। यानी अनुच्छेद क्या हो जाएगा, आर्टिकल 40 हो जाएगा मेरा। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको बता दूं कि एक सेट में हम लोग 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि कम समय आपको लोग ज्यादा हो जाएगा। तो बोला कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उसका पदावधि क्या होता है। ठीक है, जो पदावधि होता है मुख्य निर्वाचन का वो क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो मेरा सी है वो करेक्ट हो जाएगा कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो आज भी कितना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 2